धनी सेठ अपनी पत्नी और अपने नौकर रतन के साथ दूसरे राज्य से व्यापार करके अपने घर आ रहा था। धनी सेठ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। धनी सेठ अपने नौकर रतन से बोला, रतन, शाम होने वाली है, कुछ देर के लिए हम अपना पड़ाव सामने नदी के किनारे डालेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में रतन ने नदी के किनारे तंबू गाड़ दिया। केशव अपनी पत्नी विनीता के साथ जंगल का दृश्य देखते हुए बोला, हाँ तो विनीता, रास्ते में हम लोग किस विषय पर बात कर रहे थे? अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, आप बता रहे थे कि ऊंचे वंश और परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा विद्वान बनता है, न कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला। हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। इतना बोलकर धनी सेठ उंगली से एक चरवाहे बच्चे की ओर इशारा करता हुआ अपनी पत्नी विनीता से बोला, बिल्कुल ठीक उस चरवाहे के लड़के की तरह देखो, वह जीवन भर बकरियां ही चराता रहे। गा बड़ा आदमी किसे कहते हैं, यह उसके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा और ना ही आने वाली पीढ़ियां जान पाएगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा भी यही मानना है कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और अच्छी सीख से विद्वान और बड़ा आदमी बनता है, और इससे अमीर परिवार और गरीब परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर धनी से क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब तुम यह कहना चाहती हो कि मेरा अनुभव गलत है? आपका अनुभव ही नहीं, आपकी सोच भी गलत है। गौर से उस चरवाहे को देखिए। मेरा दावा है, अगर उसे अच्छे संस्कार और अच्छी सीख मिली तो बड़े होकर वह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इतना बड़ा कि आप जैसा बड़ा व्यापारी भी अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनीता, अपने पति की सोच को गलत कहने की? क्योंकि मेरे पति ने मुझे यही सिखाया था कि जिस इंसान के अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं होती, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनी सेठ बुरी तरह से आग बबूला होता हुआ बोला, मेरी बात गौर से सुनो। रुक्मणी, अपनी शक्ल लेकर यहां से चली जाओ और अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर देना। और मैं जानता हूं तुम अपनी बात कभी सिद्ध नहीं कर सकती। अरे, मैं चरवाहे के सामने अपनी पगड़ी रखूंगा? नामुमकिन। यह चरवाहा हमेशा गरीब के गरीब ही रहेगा। यह जीवन भर बकरियां ही चलाता रहेगा। अपने पति का क्रोध भरा चेहरा देखकर विनीता अटल विश्वास में बोली, आपका आदेश सर आंखों पर स्वामी, परंतु जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर धनी सेठ क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और नदी की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर धनी सेठ का गुस्सा ठंडा हो चुका था, मगर विनीता अभी भी गुस्से में थी। विनीता को देखकर धनी सेठ अपने आप से बोला, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे अपनी पत्नी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इतना कहकर धनी सेठ अपनी पत्नी रुक्मणी के पास जाकर बोला, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूं, मेरी समझ में आ गया है। अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी, मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन से बोली, तुम मेरा साथ दोगे या अपने मालिक का साथ दोगे? रतन नजर नीचे झुकाकर बोला, मैं आपका साथ दूंगा, आप जहां बोलेंगी मैं वहीं जाऊंगा। यह सुनकर धनी सेठ निराश होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। विनीता, कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही, विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ धन साथ में लेती जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं स्वामी, मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूं, अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूं। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन के साथ घर से बाहर निकल गई। विनीता एक घोड़े पर सवार हो गई और रतन घोड़े की लगाम पकड़कर आगे की दिशा की ओर चलने लगा। विनीता ने अपने घोड़े का रुख उसी तालाब की ओर कर लिया जहां से कुछ देर पहले वह वापस लौटे थे।
तालाब के पास पहुंचकर नौकर विनीता से बोला, मुझे लगता है कि आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए। नहीं, हम वीरगढ़ की राजधानी संगमगढ़ चलेंगे। पर उससे पहले एक बात और। कौन सी बात? कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़का बकरियां चरा रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी उसे देखा था। वो किसी चरवाहे का ही लड़का होगा। उस चरवाहे के लड़के को तलाश करो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब तक मैं एक वृक्ष की घनी छांव में बैठी हूँ। जैसे आपकी आज्ञा, मैं अभी उसे खोज कर लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रतन उसी लड़के को लेकर आ गया और विनीता से बोला, मैं इसे ले आया। यह एक चरवाहे का ही पुत्र है। विनीता उस लड़के की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तरुण है। आपने मुझे क्यों बुलाया है तरुण? तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ वीरगढ़ राज्य की राजधानी संगमगढ़ चलोगे? विनीता की बात सुनकर तरुण कुछ सोचते हुए बोला, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे पिता नहीं मानेंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात को समझेंगे। कुछ ही देर में तरुण विनीता को लेकर अपने घर पर खड़ा था। तरुण का पिता विनीता को सवालिया नजरों से देखने लगा। विनीता तरुण के पिता से बोली, मैं व्यापारी धनी सेठ की पत्नी हूं। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ संगमगढ़ ले जाना चाहती हूं, परंतु किस लिए? जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना पुत्र नजर आया। मैं नहीं चाहती कि यह सारा जीवन बकरियां चराकर व्यतीत करे। मैं इसे शिक्षित करके विद्वान बनाऊंगी। विनीता की बात सुनकर तरुण का पिता निराश होकर बोला, पर इसके जाने के बाद मेरे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? तरुण के पिता ने इतना कहा ही था कि तभी विनीता ने अपने गले का हार, जो कि ठोस सोने का बना हुआ था, तरुण के पिता को पकड़ा दिया। इसे अपने पास रखो, इसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना। उस सोने के ठोस हार को देखकर तरुण के पिता की आंखें चमकने लगी। कुछ ही देर में वह अपने बेटे तरुण से बोला, बेटा, आज से यही तेरे सब कुछ है। इनके हर आदेश का पालन करना जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और जब बड़े आदमी बन जाना तो मुझे भूल मत जाना पिताजी। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। विनीता तरुण को लेकर संगमगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गई। संगमगढ़ में पहुंचकर विनीता ने तरुण को गुरुकुल भेज दिया और गुरुकुल के पास में ही एक झोपड़ी बनाकर अपने नौकर रतन के साथ रहने लगी। 2 वर्ष बाद तरुण गुरुकुल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वह खुश होते हुए विनीता के पास आ पहुंचा। विनीता तरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तरुण, तुमने परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, अब व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करो। आज से तुम राज दरबार में भी जाया करोगे और वहां पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करोगे। यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर ना दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। यह सुनकर तरुण बुरी तरह से चौंक पड़ा। लेकिन माँ, मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? विनीता मुस्कुराती हुई तरुण से बोली, उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी और बस तुम कुछ समय की मोहलत मांग लेना। तभी वहां पर विनीता का नौकर रतन आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए विनीता से बोला, यह सब आपकी मेहनत का फल है कि तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विनीता रतन की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुमने मेरी 2 वर्ष बहुत सेवा की है रतन। अब तुम अपने मालिक के पास जाओ, परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना। यह सुनकर रतन बुरी तरह से चौंक पड़ा। यह आप कैसी बात कर रही हैं? जो बोला है वो करो रतन, मेरी चिंता मत करो। तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब से वह राजमहल में भी अपना आना जाना प्रारंभ कर देगा। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की, उसी तरह से मेरे पति की सेवा करना। उनसे कहना कि मैं सही हूं और बहुत जल्द नियति हम दोनों को मिलाएगी। जैसी आपकी आज्ञा। तरुण, जो अब रतन को मामा जी कहकर बुलाया करता था, रतन से बोला, आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, और तुम्हारी भी तरुण। और उस दिन से तरुण का राज दरबार में आना जाना प्रारंभ हो गया। एक दिन तरुण राज दरबार में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति राज दरबार में आ पहुंचा और राजा अजित सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? महाराज, मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूं।
आपके दरबार की कीर्ति देखकर मैं यहाँ आ पहुंचा हूं। तुम्हारा स्वागत है, तुम क्या चाहते हो? राजा अजीत सिंह की बात सुनकर उस कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बनी हुई बत्तख निकाल ली और राजा अजीत सिंह को दिखाता हुआ बोला, महाराज, इनमें से एक नर है, दूसरी मादा। आपका कोई विद्वान यदि इसकी पहचान कर देगा तो मैं ना सिर्फ उसकी विद्वानता का लोहा मानूंगा बल्कि उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत भी करूंगा। राजा अजीत सिंह उन दोनों बत्तखों को गौर से देखने लगे। उसे वह दोनों बत्तखें एक जैसे ही लगी। राजा अजीत सिंह उस कलाकार की ओर देखकर बोला, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, पहचानना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दरबार का कोई भी इस पहेली को हल कर सकता है। इतना बोलकर राजा अजीत सिंह अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री, तुम्हें ऐसे मामलों में बहुत फर्क है। तुम कोशिश कर सकते हो महाराज, यह कारीगरी का अद्भुत नमूना है। मैं भी असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कला की परख हो? तरुण, जो राज दरबार के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक उठकर बोला, ठहरिए महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक मामूली व्यक्ति हूं। क्या तुम इस जोड़े में नर और मादा की पहचान कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूं। तो फिर पहचान करके बताओ। तरुण उन दोनों मिट्टी की बत्तखों को गौर से देखता हुआ राजा से बोला, मैंने पहचान कर ली महाराज, पर उसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा। तरुण की बात सुनकर कलाकार राजा से बोला, ठीक है महाराज, मैं कल तक की प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि यह कल तक पहचान ना कर सका तो इसे हर्जाने के तौर पर उल्टा मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। मुझे स्वीकार है। इतना बोलकर तरुण महल से बाहर निकल गया और रात में सारी घटना विनीता को बताता हुआ बोला, वो दोनों बतखी बिल्कुल एक जैसी है। तुमने बहुत अच्छा किया। तरुण, उनकी पहचान करना बहुत आसान है, परंतु वो कैसे? विनीता कान में तरुण को कुछ बताने लगी। अगले दिन तरुण दरबार में पहुंचकर राजा से बोला, महाराज, वो दोनों बत्तखें मुझे दे दीजिए। कलाकार ने तुरंत वह दोनों बत्तखें तरुण के हाथों में पकड़ा दी। तरुण उन दोनों बत्तखों को गौर से देखकर एक बत्तख की ओर देखकर बोला, धागा बीच में ही अटक गया, इसका मतलब यह नर है और दूसरी बत्तख के कान में धागा पिरोया गया है और धागा कान के आर पार हो गया है। इसका मतलब यह मादा है महाराज। इनमें से मेरे दाएं हाथ वाली बत्तख मादा है और बाएं हाथ वाला नर है। राजा कलाकार से बोला, क्या तरुण ने जो बताया वह सच है? कलाकार बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, बिल्कुल सत्य है महाराज। मैंने दोनों में इतना ही फर्क रखा था, इसे इस नौजवान ने पहचान लिया। तुम शर्त जीत गए। तरुण, मेरी तरफ से 50 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार ग्रहण करो। तरुण ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पकड़ ली। राजा तरुण से बोला, हमें बताओ, तुमने बतखों में फर्क कैसे किया? महाराज, धारणा है कि परिंदों में मादा के कान के छेद खुले रहते हैं। कलाकार ने शायद इसी धारणा के अंतर्गत ही जोड़ा बनाया था, जिससे मैंने अनुमान से पहचान लिया। राजा अजीत सिंह कलाकार से बोला, क्यों कलाकार, कैसी बात थी? सही बात है महाराज, मैंने इसी धारणा के अंतर्गत दोनों नमूने तैयार किए थे। यह सुनकर राजा हंसता हुआ तरुण से बोला, तरुण, तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज, समय आने पर मांगूंगा। अभी तो बस मेरी विनती यही है कि मुझे दरबार में बेरोक टोक आने जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। तुम्हें आज्ञा दी जाती है। समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे इस बात को 5 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक युवक बन चुका था। एक दिन राजा तरुण के साथ अपने बगीचे में खड़ा हुआ था कि तभी वही कलाकार 2 घोड़े लेकर फिर से आ पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं वही कलाकार हूं जो पिछली बार आपके यहाँ अपनी शर्त हार कर लौट गया था। राजा हंसते हुए उससे बोला, इस बार क्या नई शर्त लेकर आए हो? महाराज, मेरे पास ये 2 घोड़ियां हैं। यह जोड़ा बिल्कुल एक जैसा है। इनमें से एक घोड़ी है और दूसरी घोड़ी की माँ है। पहचान करिए कौन माँ है और कौन बेटी। शर्त पहले वाली है। राजा उन दोनों घोड़ियों को गौर से देखता हुआ बोला, इसमें तो रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिख रहा। इतना बोलकर राजा तरुण से बोला, क्या तुम भी पहचान करने में असमर्थ हो? तरुण, नहीं महाराज, मैं तो बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज,
मैं दोनों घोड़ियों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहता हूँ। प्रार्थना है कि आज रात मुझे दोनों घोड़ियों को घर ले जाने दिया जाए। यह सुनकर वह कलाकार बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं महाराज। यह चाहे तो शौक से दोनों घोड़ियों को आज रात अपने घर पर ले जा सकता है। तरुण उसी रात उन दोनों घोड़ियों को अपने घर पर ले गया और सारी घटना विनीता को बताता हुआ बोला, अब मैं इनमें से कैसे पहचान करूं कि कौन माँ है और कौन बेटी। यह सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, बहुत आसान है इनकी पहचान करना, इधर कान लाओ। विनीता तरुण को कान में कुछ बताने लगी। अगले दिन तरुण उन दोनों घोड़ियों को राजा के दरबार में लेकर पहुंच गया और बोला, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं महाराज, परंतु पहले यहाँ पर जल का इंतजाम किया जाए। मैंने रात भर दोनों घोड़ियों को प्यासा रखा है। ये दोनों घोड़ बेचारी प्यासी हैं। राजा ने तुरंत वहां पर जल का इंतजाम करवा दिया। तरुण ने जैसे ही उन दोनों घोड़ियों को छोड़ा, वह दोनों घोड़ियां दौड़ते हुए उस जल के पास चली गई और एक दूसरे की ओर देखने लगी। फिर एक घोड़ी चुपचाप पानी पीने लगी। तरुण राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, जो घोड़ी पानी पी रही है वो बेटी है और जो चुपचाप खड़ी है वो उसकी माँ है। यह सुनकर कलाकार बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा कलाकार से बोला, क्यों कलाकार, क्या आदित्य ने सच कहा है? हाँ महाराज, मैं फिर से शर्त हार गया। इतना बोलकर कलाकार तरुण से बोला, परंतु तुमने इन्हें पहचाना कैसे? बहुत आसान था। हर माँ में अपनी औलाद के प्रति ममता होती है। माँ स्वयं भूखी प्यासी रहकर भी पहले अपनी औलाद का पेट भरती है। यह एक ईश्वरीय नियम है। यह दोनों घोड़ियां रात भर से प्यासी थी। अब जब इन्हें पानी दिया गया तो बेटी माँ को हटाकर खुद पी रही है।